ये जो तीन चेहरे आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इन तीनों ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। आप समझ ही गए होंगे, निगाहें सबकी हैं ग्लोबली इस घटनाक्रम पर, इस महायुद्ध पर सबकी नजर है, क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच जारी भीषण युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबाजी की है, तो वहीं अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल से बमबाजी की, तो इजरायल ने भी ईरान पर जोरदार एयर स्ट्राइक्स की। तो वहीं अब अमेरिका के जंग में कूदने से इसके भड़कने की संभावना और बढ़ चुकी है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि ईरान अपने प्रॉक्सी सहयोगियों, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोहियों और हमास के जरिए अमेरिका या फिर इजरायल पर आतंकी हमले करवा सकता है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि अमेरिका के इस हमले के नतीजे बेहद गंभीर होंगे। वहीं अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वॉर जोन में तब्दील किया जा सकता है। ईरान पर अमेरिकी हमले का चीन और रूस ने कड़ी निंदा की है। अब ईरान के विदेश मंत्री रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में कई मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर वो संवाद करेंगे इस घटनाक्रम को लेकर। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने के लिए तैयार हैं। इस तरह ईरान इजरायल जंग में अमेरिका की एंट्री से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ चुकी है। तो अभी परिस्थितियां क्या हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो दुनिया टेंशन में है। अब से कुछ देर पहले पेंटागन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि जो हमारे टारगेट्स थे हमने उसको एलिमिनेट किया है। जो तीनों न्यूक्लियर पॉइंट्स थे, साइट्स थी, उनको हमने नेस्तानाबूद किया है। अभी मैंने आपको कई चीजों का जिक्र किया। हमास कुछ कह रहा है, हिजबुल्लाह कुछ कह रहा है, इराक ने भी कहा, इराक की भी एक यूनिट है, उसने भी कहा है कि हम ईरान के साथ है, ईरान को सपोर्ट देंगे। बट डू यू थिंक दिस इज, मतलब कहीं से भी आपको ये सच होता हुआ या ग्राउंड रियलिटी के आसपास है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ लोग कह रहे होंगे हाँ ऐसा नजर आता है, कुछ लोग कह रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं है। इराक के पास ज्यादा कुछ चीजें बची नहीं है। और इसी चीज को समझने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत शानदार पैनल जुड़ा है। मैं जानता हूं रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी सचिन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने रक्षा मामलों के जानकार है। सचिन जी, सबसे पहले नमस्ते आपको, भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। सचिन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी कल रात को क्या कुछ हुआ? अब तक तो आप भी उस पर कई बार एनालिसिस कर चुके हैं कि सुबह 4:30 बजे तड़के अमेरिकी एयरफोर्स ने 3 के 3 जो न्यूक्लियर साइट्स थी वहां पर बमबाजी की है, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं अब आपसे समझना चाहता हूं, इराक सीधा सीधा वार्न कर रहा है अमेरिका को, इराक सीधे सीधे इजरायल को वार्न कर रहा है। इस बीच इराक का भी कुछ बातें सामने आ रही है, हिजबुल्लाह की बातें सामने आ रही है। आपको लगता है इनको सीरियसली लेने की जरूरत है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले मैं पेंटागन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो तो अपना काम करके वापस भी पहुंच चुके हैं। नमस्कार रोहित जी। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं, देखिए अभी तक तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। लेकिन जब 2 लड़ाइयों के बीच में एक अमेरिका जैसा प्रोमिनेंट प्लेयर जब एंट्री मारता है, तो कहीं न कहीं एक अपने वर्चस्व की कहानी होती है, अपने सर्वाइवल की बात होती है। अभी तक जब तक अमेरिका का इसमें हस्तक्षेप नहीं था, तो कहीं न कहीं हम बोल रहे थे कि ईरान और इज़राइल शायद आपस में अपने जो आपस में जो उनके जो एक डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल कर लेंगे। लेकिन अमेरिका का आना शायद कहीं न कहीं एक इनडायरेक्ट इन्विटेशन है बाकी उन इस्लामिक कंट्रीज़ को, जो शायद अब ईरान के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, ये सोच के कि अगर आज उन्होंने ईरान को सपोर्ट नहीं किया तो शायद इस्लाम खतरे में आ सकता है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लोग ईरान को नहीं सपोर्ट कर रहे होंगे। ईरान के जो आपसी जो रिश्ते हैं वो अपने पड़ोसियों से बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो इराक हो। इराक के साथ तो उनका कितना लंबा युद्ध चला है। लेकिन जब बात इस्लाम की आती है, तो कहीं न कहीं ऐसा मुझे महसूस होता है कि शायद हो सकता है कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये इस्लाम की खातिर कहीं न कहीं ईरान को सपोर्ट कर दें। आपने इराक का जिक्र किया, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इराक में क्या कुछ हुआ पहले बता चुके हैं, वहां पर अमेरिका का क्या हस्तक्षेप रहा ये भी मैं समझता हूं। कई बेसिस इराक में भी अभी मौजूद है अमेरिकन फोर्सेस की। अभी जो सरकार इराक में चल रही है उसको भी ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी फोर्सेस के सपोर्ट से ही वो तमाम चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में इराक डायरेक्टली इसमें आएगा क्या, या फिर ये इराक की टेक्टिकल डिफेंस वाली पॉलिटिक्स तो नहीं है? देखिए, क्या है कि अभी आपने देखा होगा जब से कल से अटैक हुआ है, तो रशिया और चाइना जैसे देश जो हैं, वो भी आके बोल रहे हैं कि हमें डी एस्केलेट करना चाहिए।
देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ कंट्रीज होती हैं वो ऐसी वॉर लाइक सिचुएशंस में ना एक पॉस्चरिंग करती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी इराक जो है वो एक पॉस्चरिंग मोड में है। जी। अभी कोई एश्योरेंस नहीं है कि शायद वो आएगा ही। अभी हाँ। आपने देखा होगा जो रशिया है, रशिया का ऑलरेडी अपना एक जो युद्ध चल रहा है उसके साथ, यूक्रेन के साथ, जी। तो रशिया शायद इस युद्ध में नहीं कूदेगा। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं वो अमेरिका को भी इस बात के लिए बोल रहा है कि देखिए अगर आप इस युद्ध में जाते हैं तो कहीं न कहीं चीज़ें खराब होंगी, चीज़ें हाथ से निकलेंगी, और यही वार्निंग जो है चाइना ने भी दी है। ठीक तो है। ये कंट्रीज़ जो है ये शायद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेंगी अपने आप को, क्योंकि इसमें यूएस इन्वॉल्व है। हाँ। लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं, चाहे वो असला हो, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, कहीं न कहीं उनके जुड़ने के थोड़े बहुत चांसेस मुझे दिखते हैं इसके अंदर। सचिन जी प्लीज मुझे एक चीज और बता दीजिएगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो ऑब्वियसली कोई देश इससे छूटेगा नहीं, कोई अछूता नहीं रहेगा। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है, लेकिन मैं आपसे अगर समझूं वेस्ट एशिया में क्या ये आग, इसका दायरा अब ज्यादा फैल चुका है अमेरिका की एंट्री के बाद, या ये आग अभी कंट्रोलेबल स्थिति में है, या तपिश महसूस की जा रही है, खास तौर से अगर मैं वेस्ट एशिया के रीजन की बात करूं तो? अभी ये आग इतनी फैली नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अपना एक स्टैंड क्लियर किया है कि वो ये जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ये सिर्फ उन साइट्स पे कर रहे हैं जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का डेवलपमेंट हो रहा है। अमेरिका ने अभी कोई भी सिविलियन अथॉरिटीज़ के ऊपर अटैक नहीं किए। हालाँकि ईरान जो है वो इज़राइल के सिविलियंस पे भी अटैक कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन ना तो इज़राइल ने सिविलियंस पे किया है, ना ही अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका ने उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया, उन्होंने जी। अपने बॉम्बर्स लगाए और उन्होंने उनको ब्लास्ट करके वहाँ से निकल गया। अगर अमेरिका दोबारा स्ट्राइक्स करता है, जैसे कि कहा जा रहा है कि ईरान जो है अब वो थोड़ा-सा वॉलेटाइल हो गया और वो पलटवार करेगा। अगर ईरान पलटवार करता है तो ये बात मान लीजिए कि अमेरिका इस बार जो है वो फुल स्केल में आएगा इस पूरी वॉर के अंदर, और ये जो लड़ाई होगी इस बार शायद इज़राइल की ना होके अमेरिका बनाम ईरान हो जाएगी। लेकिन ईरान के लिए और यहां पर क्या ऑप्शन है? सचिन जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, ईरान के लिए क्या ऑप्शन है? क्या यहां से अगर ईरान इस युद्ध को आगे बढ़ाता है, क्या वो स्थिति में आप पाते हैं उसको कि ईरान यहां से अपनी इस लड़ाई को आगे जारी रखेगा, जब वो जानता है सामने बिल्कुल अमेरिका है, सुपर पावर है? देखिए, ईरान के पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप देखते हैं तो अमेरिका ने अपने जो जो बस्टर बॉम्ब्स हैं, वो डाले हैं। वो वाले बॉम्ब्स हैं जो सिर्फ़ अमेरिका के पास हैं, जो कि 60 फीट नीचे जाके ज़मीन में गड्ढा करते हैं, और 6 बॉम्ब्स डाले हैं। तो अमेरिका जो है, वो इस टाइम एक कमांडिंग सिचुएशन में है। ईरान को अगर आप देखते हैं तो देखिए, ईरान की इकोनॉमी जो है इस टाइम बिल्कुल चरमराई हुई है। उनके पास पैसा ही नहीं है। नहीं है। आप उनके पड़ोसियों को देखते हैं तो कोई भी पड़ोसी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो बिल्कुल। सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो इराक हो। इज़राइल से उनकी पुरानी लड़ाई है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो जो ईरान की जो पूरी मशीनरी है, जो पूरी वॉर मशीनरी है, वो रुक गई है। कैसे रुक गई है? देखिए, उसको ना तो किसी पड़ोसी से कोई हेल्प आ रही है, नहीं। अपनी जो वेपन्स है, अपनी जो आर्म्स और एम्यूनिशन है, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बॉम्बिंग्स कर दी गई हैं अमेरिका के द्वारा, तो वो भी एक रास्ता बंद हो गया है। सप्लाई चेन जो है, वो पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि वेस्ट से भी अटैक हो रहा है और ईस्ट से भी अटैक हो रहा है। तो जो ईरान है, वो इस टाइम इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो इस लड़ाई को ज़्यादा टाइम तक कंसोलिडेट कर पाए। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता और लड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके विपरीत इज़राइल को देखते हैं, तो इज़राइल के पास सब कुछ है। सब इज़राइल के कुछ है। पास पड़ोसी देश भी हैं। बिल्कुल। इज़राइल के पास अमेरिका की भी सपोर्ट है। G7 समिट इज़राइल से के भी एक पास बड़ा जो एम्यूनिशन का प्रस्ताव सपोर्ट निकला, है, उसमें यही फाइनेंशियल कहा कि सपोर्ट है। ईरान को तो हम न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दे सकते। यूएस के हमलों के बाद यूके ने भी कह दिया कि अमेरिका को बहुत बहुत धन्यवाद, डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू। बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा अभिभूत हो गए हैं कि जैसा जैसा कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया, ऐसा कोई उठा ही नहीं सकता था। लेकिन अब मैं यहां से आपसे यह भी समझना चाहूंगा, जैसे आपने कहीं ना कहीं ये इशारा भी दे दिया कि कितने दिन और आ जाएगा, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन अगर इस लड़ाई को ईरान आगे खींचता है तो आपको नहीं लगता कि फिर तो बिल्कुल साफ साफ तौर पर मैं कह दूं कि ईरान इज ऑन सुसाइडल मिशन? देखिए, आज भी ईरान जो है एक सुसाइडल मिशन पे है। अगर ये जो आज स्ट्राइक्स हुई हैं कल इनके न्यूक्लियर एसेट्स पे, अगर इसके बाद ईरान रिटेलिएट करता है और गलती से अगर वो यूएस के अंदर उनके आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स पे अटैक करता है, तो ये एक सुसाइडल स्टेप होगा। जी। और अमेरिका जब पलटवार करेगा तो फिर अमेरिका ये नहीं देखेगा कि वो सिविलियंस पे वॉर कर रहा है या वो उनके आर्मी एस्टैब्लिशमेंट पे कर रहा है। फिर अमेरिका का फाइनल ये होगा कि लेट्स गो फॉर द किल। फाइनली खत्म करो ईरान को, उनका रजीम चेंज करो, और उनके जो जो करंट लीडरशिप है उसको खत्म करो, ताकि नई लीडरशिप आए और नया माहौल बने ईरान के साथ। अभी स्ट्रेटेजिकली ग्लोबली इस वॉर को किस तरीके से देखा जाए?
क्योंकि अमेरिका के अंदर भी हमने देखा कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों इसमें हस्तक्षेप कर लिया, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए था, इससे नुकसान होगा। ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यूएन का स्पेशल सेशन बुलाइए, अमेरिका के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाइए। आपको लगता है कि ईरान उस पोजीशन में इस वक्त है कि वो कुछ कहे और यूएन उसको माने, उस एक स्पेशल सेशन बुला ले? ऐसी चीजें संभव नजर आती हैं क्या अभी? नहीं, वो चीज़ देखिए, वो स्टेज अब क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि जब ईरान एक सिचुएशन में था जहाँ पे वो एक वार्तालाप कर सकता था, एक चर्चा कर सकता था, अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कशन कर सकता था, और मेरे ख्याल से अमेरिका ने और इज़राइल ने बहुत उनके साथ डिस्कशन इनिशिएट भी करे। उन्होंने बोला भी कि आप आइए, टेबल पे आइए, बैठ के बातें करते हैं, चर्चा करते हैं और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन जो ईरान है वो शायद अपना एक ज़िद पकड़ के बैठा रहा कि मुझे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम करना ही है। देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेट है ईरान, जैसे कि पाकिस्तान है। ऐसा देश जो आपके टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट करता है, नई टेररिस्ट आउटफिट्स को बिल्ड करता है, और ना कि अपने दुश्मन देश पे बल्कि अपने आस पड़ोस के लोगों के ऊपर भी अगर वो ये हमले कराता है, चाहे वो हमास के थ्रू हो, चाहे वो हिजबुल के थ्रू हो, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ही इनसिक्योर इन्वायरमेंट है। और आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो हर जो उनका पड़ोसी है या हर देश है वो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर एसेट्स ना बिल्ड करने दें, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया तो वो ना ही अमेरिका को, ना ही हिंदुस्तान को, ना ही साउथ ईस्ट एशिया को, ना ही मिडिल ईस्ट को, वो सब के नाकों में से खून निकलवा देगा। तो क्या ये एक बड़ा रीजन है? क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना, मिडल ईस्ट का जो गुलदस्ता है जिसमें 17 राष्ट्र आते हैं, 16-17 राष्ट्र आते हैं, सब इस्लामिक हैं, इकलौते यहूदी मुल्क को छोड़ के, यानी इजराइल को छोड़ के। वो भी जिस तरीके से खुलकर आते थे पहले ईरान के साथ, वो नहीं आ रहे हैं इस बार। वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में, वो भी शायद नहीं चाहते अंदर खाने, क्योंकि सबको खलीफा बनना है इस्लामिक राष्ट्रों का। तो ईरान अगर न्यूक्लियर पावर हो जाएगा तो वो वैसे ही नहीं दबेगा फिर किसी से। तो क्या ये शांति इस तरफ भी इशारा कर रही है कि अभी मिडल ईस्ट के बाकी राष्ट्र भी कह रहे हैं जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो? अभी सब वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, क्योंकि देखिए, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि ईरान के जो संबंध हैं वो अपने पड़ोसियों से बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। और जब आपके संबंध अपने पड़ोसियों से अच्छे नहीं होते हैं तो पड़ोसी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार अगर इसकी बर्बादी हो रही है तो होने दो। जो सिर्फ एक कनेक्शन मुझे लगता है शायद वो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, वरना अभी ईरान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों के पास भी जाए। इनफैक्ट आपने देखा होगा आज ईरान का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर 20 से ज़्यादा एयर बेसिस हैं, और ईरान ने स्टेटमेंट दी है कि कोई भी देश मिडिल ईस्ट के अंदर अगर अमेरिका को बेस देता है तो वो हमसे दुश्मनी मोल ले रहा है, हम देश के ऊपर भी हमला करेंगे। तो आप इस स्थिति में अगर अपने अपने पड़ोसी मुल्क को ये धमकी दे रहे हैं कि हम आप पे भी हमला कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को करना चाहते हैं। हाँ। और उस प्रोग्राम को करने के लिए अगर हमें अपने इस्लामिक देशों की, अपने पड़ोसियों की भी बलि देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव बहुत नेगेटिव सी अप्रोच है ईरान की उसके आसपास के मुल्कों के साथ, और शायद इसी वजह से शांति भी है इस पूरे मिडल ईस्ट में। हर कोई वेट एंड वॉच की स्थिति में लगातार। सचिन शर्मा जी को तो आप सुन ही रहे थे, अब मेरे साथ डॉक्टर अभिनव पांड्या साहब भी जुड़ चुके हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। डॉक्टर अभिनव, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां से आगे स्थिति क्या। मैं अभी पिछले 15 मिनट से सचिन सर से इस पूरे मामले को, इस पॉइंट को समझने का प्रयास कर रहा था, तो होल एंड सोल तो मैंने ये बात समझ ली सचिन जी से कि ईरान इज ऑन सुसाइडल मिशन। आप इस बात से सहमत है? व्हाट्स योर टेक सर? देखिए, मैं ये कहूंगा कि लेटर और सूनर अमेरिकन को आना ही था, बिकॉज हम लोग कुछ दिनों अभी कल परसों ये बात सुन रहे थे कि इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर्स का स्टॉक मात्र 10 दिन का बचा है जी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिकन को आना ही था। अब ये कि इन्होंने, देखिए, इनकी जो 3 क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट्स हैं, नतांज, फार्दो और इस्फहान, वहां पर क्लस्टर बॉम्ब्स डाले हैं, और अभी कितना नुकसान हुआ है और कितना डैमेज हुआ है ये इसके बारे में तो ठीक से आकलन करना आई थिंक मुश्किल होगा, बिकॉज जब तक आईएईए के इंस्पेक्टर्स वहां पर नहीं पहुंच जाते और कुछ कॉन्क्रीट ठोस इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती, तब तक कुछ भी उस बारे में बड़े क्लेम्स करना मुश्किल होगा। हालांकि ईरान ने तो डिनाई किया है कि उनके साथ ऐसा कुछ डैमेज नहीं हुआ है, बट आगे जो मैं देखता हूँ 2 ट्रैक्स देखता हूँ। एक तो ये कि अगर ईरान अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा रहता है, जिसकी की साइंस अभी नजर आ रहा है, तो वो अमेरिकन बेसिस पर अटैक कर सकता है, और उसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट पर बैन करेगा। वो तो अनाउंस कर ही दिया डिसीजन इन लोगों ने।
और तीसरा जो है वो इनके ईरानियन और इजरायली और अमेरिकन जो एसेट्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर और या उसके बाहर भी अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके ऊपर एसिमेट्रिक अटैक्स कर सकता है अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, प्रॉक्सीज के थ्रू। तो ये लड़ाई मुझे थोड़ी सी, अगर ये उस लेवल पर जाती है तो फिर ये लंबी लड़ाई हो सकती है। ठीक है। और एक तरह से आप मान के चले कि जिस तरह से अमेरिकन इराक में और अफगानिस्तान में उलझे थे, शायद ये उस ट्रैक पर भी जाने के इसके आसार। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज जो ईरान के सामने मुझे दिख रहा है वो ये है कि एक भी इस्लामी मुल्क उसके साथ में नहीं है। आई थिंक हाँ। जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो तो भीतर ही भीतर काफी प्रसन्न लग रहे हैं ये ईरान की बर्बादी देख करके, और ये जो शिया सुन्नी का सारा इनका एंगल है कहीं ना कहीं उसको देख करके वो काफी प्रसन्न लग रहे हैं। ईरान एक लेवल पर उम्मा की लीडरशिप के ऊपर भी अपने क्लेम्स लगा रहा था, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं टर्की भी जो है इस चीज को बड़ा कॉशियस स्केप्टिसिज्म के साथ देख रहा है। बिल्कुल, मैंने ये सवाल जरूर अभी सचिन जी से भी पूछा, लेकिन डॉक्टर अभिनव, आज जो है, आज की रात कह रहे हैं कयामत की रात होगी। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि आज जो है इस्लामिक गणराज्य की असली ताकत और असली संकल्प क्या है ये दुनिया देखेगी। इस वार्निंग को, इस चेतावनी को कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए, और क्या अमेरिका या इजराइल इसको सीरियसली ले रहा है? मैं ये कहूंगा कि जो इस तरह के जो भी स्टेट्स होते हैं, मतलब जो है ना, देखिए ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये स्टेट्स जो है ना, इनके अंदर रिलीजियस रेजिम्स रूल कर रही है। पाकिस्तान से भी ज्यादा है ईरान। ईरान के अंदर एक इस्लामिक रेजिम रूल कर रही है, जो मतलब उनका बिहेवियर कभी भी रैशनल और एक तार्किक लॉजिकल बिहेवियर नहीं होता। उन लोगों के अंदर आपको इमोशनल एग्रेशन, रिलीजियस पैशंस वगैरह वो ज्यादा नजर आएंगे। अभी तक उनका जो बिहेवियर रहा है ईरान का, पूरी दुनिया से जंग लड़ लेना और न्यूक्लियर उसको वो करना, ये मुझे एक बहुत ही इलॉजिकल और इंसैनिटी की तरफ ले जाने वाला एक सुसाइडल बिहेवियर उनका लगा है। ठीक है। इजराइल के साथ उनके कोई किसी किस्म के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स नहीं है। उनका जो इजराइल से जंग है वो प्योरली धार्मिक आधार के ऊपर है। हमास के प्रति और पैलेस्टाइन के लिए जो उनका सपोर्ट है वो भी प्योरली रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर है। तो ये डेफिनेटली धार्मिक, उसमें कहता है ना, एक एग्रेशन के अंदर कुछ पागलपन कर सकते हैं, विच आई डोंट डिनाई, मैं उसको रूल आउट नहीं करता। और आई थिंक कहीं ना कहीं इसीलिए इनकी न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना भी जरूरी हो गया था। हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, बट जिस तरह से ईरान बिहेव कर रहा है उसको देख करके तो इजराइल की जो कार्रवाई है, ये जो अटैक है, वो अब बहुत हद तक सही नजर आती है। क्योंकि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते तो 100% ये यूज करते से, लेकिन अभी अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज नहीं करते हैं तो कुछ कन्वेंशनल तरीके से कुछ मेजर मिसाइल्स का जो कहते हैं ना मैसिव अटैक इजराइल पर लॉन्च कर सकते हैं, या अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर सकते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन इतनी इच्छा शक्ति ईरान में है क्या, या इतना मादा है क्या ईरान में? क्योंकि इस चीज पर मैं लगातार बात भी कर रहा हूं। सचिन जी, मैं आपसे भी एक पॉइंट पूछना चाह रहा हूं। अभी डॉक्टर अभिनव ने भी जिक्र किया, और हमेशा हमने एक बड़े दावे ईरान से क्या सुने, हार्मूज स्ट्रेट को हम बंद कर देंगे, हार्मूज स्ट्रेट को हम बंद कर देंगे, दुनिया को इससे नुकसान होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अमेरिका इसकी तैयारी भी पहले कर चुका है? 3 एयरक्राफ्ट ट्रूप्स छोड़ दिए हैं वहीं पर, 36 मिड एयर रिफ्यूलर्स छोड़ दिए हैं, F-16, F-15, F-35 को वहां पर रखा गया है। तो आपको लगता है कि अभी भी इस वार्निंग को सीरियसली लिया जाएगा, हार्मूज स्ट्रेट को अगर आप सेंटर में रखें तो? देखिए, हार्मूज स्ट्रेट जो है ना, वो जो एशिया है, एशिया और जो अमेरिका या अफ्रीकन बिजनेस है, वो उसकी लाइफलाइन है। बिल्कुल। अगर अमेरिका ने अपने वहाँ पे सबमरीन्स लगा दिए हैं या अपने आर्टिलरी सिस्टम्स लगा दिए हैं, अगर वॉर होती है तो फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, कोई ट्रेड मूवमेंट वहाँ पे नहीं होगा। हमारा जो व्यापार होता है, हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को करते हैं, हम अमेरिकन मार्केट में बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, और हम हार्मोज वाला रूट ही लेते हैं। तो ये ईरान की एक मानसिकता है कि जब भी ईरान किसी भी क्राइसिस में रहता है तो सबसे पहले वो हार्मूज स्ट्रेट को ब्लॉक करता है। और अगर हार्मूज स्ट्रेट के अंदर अमेरिका ने अपने आर्टिलरीज भी लगाए हैं, सिस्टम भी लगाए हैं, वॉरहेड्स लगाए हैं, तो देखिए वहां से नॉर्मल ट्रेड तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमारे जब असाइनमेंट्स जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे कंसाइनमेंट्स जा रहे हैं, वो रिस्क पे आए। तो ये तो अब बात बड़ी क्लियर है कि अगर ये धमकी दी है तो ये एग्जीक्यूट भी होगा, और ये जो ट्रेड का रास्ता है वो ब्लॉक होगा। उसकी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर बहुत डिस्ट्रप्शन होने वाली है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब होगा, चीज़ें महंगी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि शायद हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक ये वॉर चलती रहेगी। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट मैं एक बार डॉक्टर अभिनव से भी ले लेता हूँ। पांड्या साहब, मुझे आप ये बताइए, अभी हम जिक्र कर रहे थे और मैंने ये सवाल इससे पहले सचिन जी के साथ भी रखा है, वो आते हैं, जुड़ते हैं, बात करते हैं, आप भी जुड़ते हैं, कि ईरान के साथ मूल प्रॉब्लम क्या है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, उससे दिक्कत हो जाएगी। आपकी आवाज कट गई थी, कैन यू रिपीट द लास्ट सेंटेंस? डॉक्टर अभिनव, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर इस युद्ध का मेन पॉइंट क्या है? यही कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने।
देखिए इसमें दो चीजें हैं। मैं ये कहूंगा हाँ। कि ईरान का जो ईरानी जो रजीम जो है इस तरह से हाँ। उसका जो रवैया है ये फिलिस्तीन के ऊपर और इसराइल के ऊपर, वो एक धार्मिक नजरिए से देखते हैं उस चीज को। जी। और उनके लिए बड़ा वो स्क्रिप्चुरल जो इंजंक्शंस हैं कि यहूदियों को इस इलाके से निकालो, और जो है वो जो पूरा जो हमास का जो कोवेनेंट है कि जहां दिखे वहां पर मारो, जैसे मार सको आप वैसे मारो, तो वो तो उस लाइन पर चलने वाले लोग हैं। छोटे मोटे जो कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, छोटा मोटा आप देखते हो कि बीच में वो पीस की बात करते हैं, वो सब बड़े टैक्टिकल मेजर्स हैं। बट उनके अंदर जो कहता है ना, बड़े मूलभूत तरीके से फंडामेंटल लेवल के ऊपर दे नर्चर अ रिलीजियस हेट्रेड टुवर्ड्स द ज्यूइश स्टेट एंड जू। इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला ये कि ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान अगर जो है इस तरह से, आपने देखा होगा अभी तक सबसे बड़ा जो हमास का जो समर्थक है, हिजबुल्लाह का समर्थक है, और अब वो आपका ईरान है। और हमास और हिजबुल्लाह ने किस तरीके से लगातार इसराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक किए हैं। हमास ने तो जो अक्टूबर 7, 2023 वाला जो मैसिव अटैक किया था, उसने पूरा मिडिल ईस्ट की राजनीति को ही परिवर्तित करके रख दिया था। और इसराइल इनका सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, सबसे बड़ा फाइनेंसर है। तो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब उन्हें लगता है कि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा, स्थिति आगे इतनी गंभीर बन सकती है कि ये लोग जिस तरह से सोचते हैं ये लोग अटैक करेंगे। और एक बात यहाँ पर गौर करने लायक ये है कि अगर सपोज इजराइल आज ये अटैक नहीं करता तो 5 साल बाद शायद अमेरिका उतना सशक्त ना रहे कि इजराइल के साथ खड़ा हो सके। जिस तरीके से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं, जिस तरीके से चीन उदय हो रहा है और चाइना और रशिया का पावर बढ़ रहा है, बिल्कुल चाइना और रूस, इसलिए अमेरिका के डायरेक्ट इसमें जुड़ने के बाद, डायरेक्ट इम्पैक्ट के बाद रूस भी एक्टिव हो रहा है, चाइना भी एक्टिव हो रहा है, और इसलिए लोग जो है महायुद्ध के दंश से अभी से डर रहे हैं। मेरे पास वक्त इतना ही है, अदरवाइज ये चर्चा बहुत शानदार जा रही थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर पांडे, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। शर्मा साहब, सचिन जी, आप जुड़े मेरे साथ, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। तो आज आप जानते हैं ईरान की तरफ से कहा गया है कि आज कयामत की रात होगी और दुनिया देखेगी इस्लामिक गणराज्य का संकल्प क्या होता है। नजर हमारी भी बनी हुई है इस खास चर्चा में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।